सोचिए जरा, अगर कल आपके राज्य मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री जेल चला जाए और सिर्फ तक जेल में रहने के कारण उसकी कुर्सी छिन जाए, वो भी बिना किसी मुकदमे या कोर्ट के फैसले की, तो कैसा लगेगा। यही है संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025, जिस पर संसद से लेकर सड़क तक बवाल मचा हुआ है। सदस्यों के मिलकर बनने वाले सभाओं की नमस्कार, प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं हूं मेघा शंकर और आज हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर ये संशोधन बिल है क्या। विपक्ष इसे काला कानून बता रहा है और सरकार इसे लोकतंत्र की मजबूती कह रही है। साथ ही हम आपको कुछ ऐसे नेताओं के उदाहरण भी देंगे जिनकी कहानियां इस बिल पर कई सवाल खड़े करती हैं। अब जानिए संसद में हुआ क्या। जब गृह मंत्री अमित शाह ये बिल पेश कर रहे थे तो विपक्ष ने हंगामा किया, बिल की कॉपियां फाड़ी और सदन में ही उड़ा डाली। विपक्ष का कहना है ये प्रावधान लोकतंत्र को खत्म कर देगा और सरकार अपनी एजेंसियों से किसी भी नेता को जेल भिजवाकर सत्ता से हटा सकती है। वहीं सरकार कह रही है कि ये बिल नेताओं को जवाबदेह बनाएगा। जैसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मार्च 2024 में ईडी की गिरफ्त में थे और लगभग 4 महीने जेल में रहकर भी सरकार चलाते रहे। अगर ये बिल तब लागू होता तो वो सीएम पद पर नहीं रह सकते थे। यानी इस कानून का उद्देश्य क्लीन गवर्नेंस लाना बताया जा रहा है। लेकिन विपक्ष का तर्क क्या कहता है, अब ये जानिए। विपक्ष कहता है ये बिल केवल विपक्ष के खिलाफ हथियार बनेगा, क्योंकि बार बार देखा गया है कि सत्ता दल आने के बाद नेताओं पर से केस गायब हो जाते हैं। जी हाँ, तो सवाल उठता है, क्या ये बिल सच में लोकतंत्र की मजबूती है या सिर्फ विरोधियों को खामोश करने की चाल। अब आपको बताते हैं हमारी एक रिसर्च जो हमने की है, जो कि 2014 से अब तक की है। सबसे पहला नाम इसमें आता है हेमंत बिस्वा शर्मा का, जो कि इस समय असम के सीएम हैं। वो पहले कांग्रेस में थे, उन्होंने 19 साल कांग्रेस में अपनी सेवाएं दी हैं। उन पर शारदा चीट फंड और लुई बर्जर घोटाले के आरोप हैं। सीबीआई जांच चली, लेकिन 2015 में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सब ठंडा पड़ गया। शिवेंदु अधिकारी पहले टीएमसी में थे, शारदा स्कैम और नारदा स्टिंग ऑपरेशन में फंसे, लेकिन 2020 में बीजेपी में आए और जांच धीरे धीरे गायब हो गई। अजीत पवार एनसीपी, महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में एफआईआर दर्ज हुई। ईओडब्ल्यू की जांच हुई, लेकिन 2023 में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद मामला इनका भी ठंडा पड़ गया। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी वित्तीय गड़बड़ी के आरोप में फंसे, 2023 में एनडीए में आए और केस उनका भी थम गया। अशोक चौहान कांग्रेस के पूर्व सीएम आदर्श हाउसिंग स्कैम में फंसे, लेकिन 2024 में बीजेपी में आए और केस उनका भी खत्म हो गया। इसमें और भी कई नेताओं के नाम हैं, जैसे कि नवीन जिंदल, बाबा सिद्दीकी, गीता कोड़ा और दर्जों अन्य विपक्षी नेता जैसे ही बीजेपी में शामिल हुए। एजेंसियों की जांच उन पर रुक गई, जिस पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर सरकार क्या करती है। 2014 से अब तक लगभग 25 विपक्षी नेताओं पर केस चल रहे थे। उनमें से 23 नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की और उनके केस या तो बंद हो गए या ठंडे बस्ते में जाकर चले गए। अब सोचिए, अगर यही पैटर्न है तो ये नया कानून किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा, विपक्ष या सत्ता दल। कागज पर ये बिल साफ सुथरे प्रशासन का रास्ता खोलता है, लेकिन हकीकत बताती है कि हमारे देश में कानून अक्सर दल देखकर रंग बदल देते हैं। अब सोचिए, अगर ये सभी नेताओं के जो केस हैं वो सच होते तो, और उनका जो केस थम गए हैं बीजेपी ज्वाइन होने के बाद, ये तो जनता के साथ कितना बड़ा अन्याय है। जब कोई विपक्षी जेल में हो तो वो अपराधी, और जब वही सत्ता दल में शामिल हो जाए तो वो निर्दोष। लोकतंत्र का असली सौंदर्य तभी है जब कानून सबके लिए बराबर हो। याद रखिए, न्याय में देरी अन्याय है, लेकिन न्याय में भेदभाव लोकतंत्र का अंत है। तो अब सवाल आपके लिए है, क्या ये बिल लोकतंत्र की मजबूती बनेगा या जनता के साथ धोखा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। मैं हूं मेघा शंकर, आप देख रहे हैं आरएन टीवी उत्तर प्रदेश। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सच्ची रिपोर्टिंग और भी लोगों तक जा पहुंचे।